जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब ये शब्द जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें स्रोत किसी सोर्स से मिलते हैं, उस भाषा के अपने शब्द होते हैं। तत्सम, तद्भव, ये शब्द। कुछ ऐसे होते हैं जो रचना की दृष्टि से शब्दों के इनके निर्माण होते हैं। रूढ़, योग रूढ़, यौगिक शब्द। अब जो रचना की दृष्टि से जो शब्द होते हैं वो उनके निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है, वो कैसे निर्माण होते हैं, ये हमें जानकारी करनी होती है। तो उसके निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, हमारी शब्दों के निर्माण करने की प्रक्रिया है, तो हम शब्द कितने प्रकार से निर्माण करते हैं? उपसर्ग के द्वारा। जो हमारा मूल शब्द है उसमें उपसर्ग लगा करके हम नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। प्रत्यय के द्वारा, शब्द के पीछे प्रत्यय लगा करके। समास के द्वारा, दो पदों को, दो शब्दों को मिला करके एक नए शब्द का निर्माण हम समास के द्वारा करते हैं। संधि के द्वारा, दो वर्णों के मेल से करके हम संधि के द्वारा, और इसके अलावा अन्य द्विरुक्ति के द्वारा आदि के कई प्रकार के प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम शब्दों का निर्माण करते हैं। अब देखिए उपसर्ग के द्वारा, उपसर्ग होता क्या है भाई? ये उपसर्ग होता क्या है? ये क्या है उपसर्ग? उपसर्ग, इसमें सर्ग मूल शब्द में स्वयं उपसर्ग लगा हुआ है। जिस शब्द की शुरुआत ही उपसर्ग से हो रही हो, उस शब्द के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आज हम पुनर्अभ्यास करेंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इनके बारे में हम पहले से जानते हैं। हम प्रारंभ से पढ़ रहे हैं हिंदी, इसलिए हम यहाँ इसको पुनर्अभ्यास करेंगे। वाकई रिवीजन वर्क हम उपसर्ग का करेंगे। तो क्या होता है उपसर्ग? भाषा की सार्थक लघुत्तम खंड, भाषा का सार्थक लघुत्तम खंड, लघुत्तम माने छोटा से छोटा, उपसर्ग कहलाता है, जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है। जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है। जैसे आदर शब्द है, आदर, आदर में हमने आगे क्या लगा दिया? अन। क्या बन गया नया शब्द? अनादर। अनादर, आदर का क्या बना? अनादर, विपरीत अर्थ बन गया, विलोम शब्द बन गया। क्लियर है? अब देखिए एक शब्द है नाश, इसमें वी उपसर्ग लगा देते हैं। ये हम प्रारंभ में लगा रहे हैं, क्या बन गया? विनाश। कैसा शब्द है ये? विपरीत नहीं है। नाश का विनाश, मतलब विशिष्टता आ गई इस शब्द में, और विशेषता आ गया, और बल मिल गया, विपरीत बन गया, विशेषता आ गई शब्द में। और कई बार क्या होता है कि अन्य शब्द बन जाता है। जैसे हार, मूल शब्द क्या है? हार। हार में आगे उपसर्ग लगा प्र, क्या बन गया? प्रहार।
अब यहां देखिए, ये क्या हो गया, विलोम, ये विलोम बन गया, ये विशेष अर्थ देने लगा और ये अन्य अर्थ देने लगा। तो उपसर्ग के लगने से ये 3 प्रकार के चमत्कार हुए। पहला क्या, विलोम शब्द का निर्माण हुआ। दूसरा क्या है, जो मूल शब्द है उसमें और विशेषता आ गई, नाश का विनाश हो गया। तीसरा हार, हार में प्र उपसर्ग लगा, प्रहार। हार का मतलब होता है हार जाना, हार का मतलब हारना, और हार का मतलब बड़ी माला, बड़ी माला, बड़ा हार, तो मतलब, परंतु इन दोनों के जब प्र उपसर्ग लगा तो क्या हो गया, प्रहार अर्थात आक्रमण करना। आक्रमण करना, ये उपसर्ग के कारण 3 प्रकार की स्थिति हुई। तो उपसर्ग क्या है, भाषा का वो सार्थक लघुत्तम खंड है जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करता है। नए शब्द यानी मूल शब्द का विलोम शब्द उपसर्ग के द्वारा हम बना सकते हैं। उस शब्द में और विशेषता डाल सकते हैं, मूल शब्द में हम और विशेषता डाल सकते हैं, उस पर और जोर दे सकते हैं। नाश, विनाश, बिल्कुल अलग अर्थ में उसके उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। आक्रमण करना, इस प्रकार से ये क्लियर। अब इस आधार पर हम देखते हैं तो हमें उपसर्ग जो निकल के आते हैं, जिस प्रकार शब्द तत्सम तद्भव होते हैं, उसी तरह उपसर्ग भी हमारे तत्सम तद्भव के शब्द होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे तत्सम शब्द। तो इसी तरह यहां पर आएगा, सबसे पहला क्या है, तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग। अब तत्सम आप जानते हैं, तत्सम आपने पढ़ा होगा, तत् यानी उसके समान, तत् सम, समान, सम माने समान, तत् माने उसके, संस्कृत का शब्द है उसके अर्थात किसके। अब यह प्रश्न आता है किसके भाई, तो हमारी हिंदी की जो मातृभाषा है, जननी है, वो संस्कृत को माना गया है। हिंदी का जो बेस माना जाता है वो संस्कृत को बेस माना जाता है। तो तत् माने उसके सम, जिसके यानी संस्कृत के सम, जो उस संस्कृत के समान शब्द हैं, जो संस्कृत के शब्द तत्सम माने उनके जैसे, जो कि त्यों हिंदी में आ गए हों। संस्कृत के शब्द संस्कृत के रूप में ही जैसे के तैसे तत्सम यानी उसके जैसे संस्कृत में आ गए हों, वो तत्सम शब्द कहलाते, वो तत्सम उपसर्ग कहलाते। तो वे उपसर्ग जो संस्कृत के उपसर्ग हैं और हिंदी में उसी रूप में बिना किसी बदलाव के आ गए हों, वो तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत के परा आदि 22 उपसर्ग, 22 उपसर्ग बताए गए हैं। आप अच्छी तरह से इनके बारे में जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अति, देखिए कौन कौन से अति उपसर्ग है, अति लगा करके शब्द का निर्माण होता है। अधि, अनु, अप, अभी, अव, आ, उच्च, उत, ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। आपने इनसे शब्दों के निर्माण किए होंगे। उप, दुर, दुस, निर, निस, नी, परा, परी, प्र, पति, प्रति, प्रति जैसे प्रतिध्वनि, प्रतिकूल। वी, सम, संस्कृत शब्द है, सम, कृत,
सम, सु, ये क्या है? ये 22 उपसर्ग हमारे संस्कृत से लिए गए हैं। ये संस्कृत के उपसर्ग कहे जाते हैं। इनको हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद में आते हैं कुछ संस्कृत के ऐसे शब्दांश हैं जिनको उपसर्ग के रूप में हिंदी में प्रयोग कर लिया गया है। समास रचना, प्राय ऐसे तो होते हैं समास रचना से पहले आते हैं, समास में ऐसे शब्द आते हैं जो अधिक प्रचलित हो गए हैं और उनको हिंदी में उपसर्ग के रूप में ले लिया गया है। जैसे अ, कु, सु, सत, स, सा, पुनः, पुनर्, अध, अंतर, अंतः, बहिष, बहिर्, स्व, स्वयं, पुरा, प्राग, चिर, से, सम, ये कुछ शब्दांश हैं संस्कृत के जिनको उपसर्ग के रूप में हिंदी में ले लिया गया है। इसके बाद में आता है तद्भव उपसर्ग। भव, भव माने होना। संस्कृत में भव, भू धातु में भव माने होना। तद और भव, भव माने होना, तद माने उसके जैसा, उसके जैसा होना। वो नहीं, उसके समान नहीं, बल्कि क्या है? उसके जैसा होना। ये तद्भव, यानी संस्कृत के वे उपसर्ग जो विकसित होकर के, जो तत्सम शब्द विकसित होकर के हिंदी में आ गए हैं, मूलतः हैं संस्कृत के, परंतु उनका विकसित रूप, परिवर्तित रूप जो हिंदी में प्रयुक्त होने लगा है, जो हिंदी में आने लगा है, वो तद्भव कहलाता है। वो तद्भव कहलाता है। तो वे उपसर्ग जो संस्कृत के मूल रूप से संस्कृत के उपसर्गों से विकसित हुए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, वे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर? अ, अन। अब देखिए अन, अन दो प्रकार के उपसर्ग हैं हमारे पास। एक अन ये और दूसरा अन ये। यहां हमें समझना है कि इन दोनों अन का क्या मतलब है। दोनों के अंतर को हमें भली भांति समझना है। देखिए एक शब्द आता है अनर्थ। अब इसमें जब हम उसका उपसर्ग देखते हैं तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? सामान्यतः बच्चे लिख देते हैं अन अर्थ, जो कि गलत है। क्यों गलत है? देखिए इसलिए गलत है, यहां पर क्या है? ये क्या है? न प्लस आ, प्लस आ और आ मिलकर के क्या बना? आ, अकस्वर्णे दीर्घ। तो अगर ये वाला अन है तो ये क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए अनार्थ। यहां अनार्थ होना चाहिए, अनर्थ नहीं होना चाहिए, यहां अनार्थ होना चाहिए, क्योंकि आ और आ मिलकर के बड़ा हा बनता है, इसलिए आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हुआ? फिर इसमें उपसर्ग हुआ अन। अन प्लस अर्थ। जब न में ये आ मिला तो क्या रूप बन गया? न। यहां का हलंत हट गया, ये हलंत हट गया, ये शुद्ध रूप।
ये सही रूप। ये हमें बारीकियां ध्यान रखना होगा। तो अन से इस उपसर्ग से बना क्या? अनर्थ। और इस उपसर्ग से क्या बना? अनजान। अन और जान दो शब्द हैं। ये हमें अंतर को हमेशा याद रखना होगा, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार के जो उपसर्ग हैं वो हैं अ, सु, अ, सु, सत, सा, पुनर्, पुनः, ये सारे हम ये सॉरी ये संस्कृत के उपसर्ग थे। अब हम तद्भव पे चल लें तो अ, अन, पहले आ और अन की चर्चा हम कर चुके हैं। इसके बाद में आता उन, औ, का, कु, नी, पर, सु, अध, सु, बिन, भर, चौ आदि ये सारे क्या शब्द हैं? ये सब हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसके बाद में आता है एक उपसर्ग आपका आगत। तीसरा उपसर्ग जो होता है वो होता है आगत। आगत उपसर्ग यानी विदेशी। उपसर्ग जो आए हुए शब्द हैं हिंदी में, अन्य भाषा से जो हिंदी भाषा में शब्द आ चुके हैं उन्हें हम आगत उपसर्ग कहते हैं। मूलतः उर्दू फारसी के शब्द हिंदी में आए हैं, अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हमने स्वीकार किया है। तो ये सारे जो शब्द हैं ये आगत यानी विदेशी शब्द हैं। इसी प्रकार विदेशी उपसर्ग हैं जो विदेशी भाषाओं से, जो अन्य भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम आगत उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। जैसे बखूबी, बाकायदा, बेअदब, बद, खुश, ना, गैर, ला, हमराज वगैरह हो, लाइलाज, हमदम, हरदम, देखते हो ना आप ये सब। कम उम्र, दर, सर, से कुछ अंग्रेजी के, वाइस, डिप्टी, वाइस प्रिंसिपल, डिप्टी डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, सब इंस्पेक्टर, ये सारे उपसर्ग। ठीक, देखिए उपसर्गों के आधार पर जब शब्द निर्माण करते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ वैसे बिंदु होते हैं जिनको हमें समझना होता है। प्राय जिस प्रकार के शब्द होते हैं उसी प्रकार के उपसर्ग उपशब्द के साथ लगता है। अगर तत्सम शब्द है तो तत्सम उपसर्ग लगेगा, तद्भव शब्द है तो तद्भव, तत्सम के साथ तत्सम और तद्भव के साथ, और विदेशी के साथ विदेशी उपसर्ग। कई बार देखने को मिला है कि हिंदी शब्द के साथ विदेशी उपसर्ग भी लगा दिया। सुतत्सम है, और पुत्र जो है के साथ जब लगता है तो सुपुत्र कहलाता है, क्योंकि पुत्र भी उपसर्ग है। पूत शब्द तद्भव है तो उसके साथ सुपूत नहीं लगेगा, उसके बाद सपूत लगेगा, क्योंकि स तद्भव उपसर्ग है। तद्भव शब्द के साथ तद्भव उपसर्ग लगता है। पूत तब तद्भव शब्द है तो उसके साथ सपूत लगेगा, और पुत्र जहां तत्सम शब्द है तो उसके साथ जो उपसर्ग लगेगा वो तत्सम उपसर्ग सु लगेगा, सुपुत्र या सपूत। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। कभी कभी कुछ उपसर्ग भाषा में बहुत सारे प्रचलित हो जाते हैं, कभी कभी साहित्यकार लोग नए नए प्रयोग करने लगते हैं अपनी भाषा शैली को विकसित करने के लिए। भिन्न स्रोत के उपसर्ग भिन्न स्रोत के साथ जोड़ देते हैं, जैसे बेजोड़, अथाह आदि ऐसे शब्द हैं जो भिन्न भिन्न स्रोतों के शब्द हैं, परंतु जोड़ना
तद्भव है, परंतु विदेशी शब्द, आगत शब्द का उपसर्ग इसमें लगा करके बेजोड़ बना दिया गया है। क्लियर? संस्कृत के निषेधवादी अन उपसर्ग का रूप हिंदी में अन के रूप में परिवर्तित हो गया है, जो मैं आपको अभी समझा चुका हूं। जो अन उपसर्ग था वो अन में परिवर्तित हो चुका है, परंतु अर्थ के साथ ये अन नहीं लगेगा, संस्कृत का ही अन लगेगा, नहीं तो संधि का नियम। और सब अनदेखा ऐसे शब्द बन सकते हैं, अनजाना, अनकहा, अनसुई, इस तरह के शब्द हम। तत्सम उपसर्गों के उपसर्ग ऐसे भी हैं जिनके एक से अधिक रूप मिलते हैं, जैसे दुर, दुष, दुष पेट चढ़ा हुआ षटकोण वाला, दुष आदि जो शब्द है वो कुछ नियम है उनके अनुसार लगते हैं। जैसे दुर, दुर के शब्द बनेंगे दुर्लभ, दुर्गुण, दुर्बोध, ये सघोष ध्वनियों से बनने वाले शब्दों का दुर्लभ, दुर्गुण, दुर्बोध। दुष, सा तथा ता अघोष ध्वनियों के पूर्व ये लगते हैं सा, दुष, दुष उपसर्ग। सा तथा ता जो अघोष ध्वनियां हैं उससे पूर्व लगते हैं। दुर जो है वो स्वघोष ध्वनियों से बनने वाले शब्दों में लगते हैं। दुष जो है वो सा तथा ता सघोष ध्वनियां हैं उनके साथ लगते हैं। दुस्साहस, दुस्तर, दुसाध्य, ऐसे ही दुष, दुष, दुष उपसर्ग। इसका प्रयोग का तथा सा आदि अघोष ध्वनियों के पूर्व करते हैं। का तथा सा जो अघोष ध्वनियां हैं उससे पूर्व दुष, षटकोण वाले सा का दुष, जैसे दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्प्राप्य आदि शब्द। चा ध्वनियों के पूर्व हम दुष का प्रयोग करते हैं। दुष, इसका जो प्रयोग हम करते हैं वो च ध्वनि के पूर्व करते हैं। जैसे दुश्चरित, दुश्चिंता आदि। इसी तरह निर, निस, निश, निस इन रूपों का भी प्रयोग किया जाता है। इसी तरह हम किसका प्रयोग करते हैं? निर, निस का भी। दुर, दुस, ये हो गए 1 2 3 4। इसी तरह से हमारे निर, निस, निश और निस, इनके रूपों का प्रयोग भी बिल्कुल इसी नियम के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए, एक उपसर्ग जो होता है वो एक से अधिक शब्दों में भी प्रयुक्त हो सकता है। एक उपसर्ग एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है। उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं, कहीं उसका कुछ अर्थ हो, कहीं उसका कुछ अर्थ हो। उपसर्गों में जो कुछ नए नए शब्द बनते हैं तो कभी कभी उनकी नई व्याकरणिक कोटि जो है वो वही रहती है, जो व्याकरणिक कोटि है उसकी वो वही रहती है। उस नए शब्द की व्याकरणिक कोटि वही की वही रहती है जो मूल शब्द की है। जैसे होनी संज्ञा शब्द है, होनी में उपसर्ग लगा दिया अन, अनहोनी, ये भी संज्ञा बन गया। व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन नहीं आया। मूल शब्द होनी जो है, होनी संज्ञा शब्द है, संज्ञा में अन उपसर्ग लग गया, शब्द नया बन गया अनहोनी। ये भी व्याकरणिक आवश्यक विशेषण शब्द है, इसमें अन उपसर्ग लग गया, अन उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया? अनावश्यक विशेषण बन गया, अनावश्यक। अब यहां गौर कीजिए, यहां अन उपसर्ग ये वाला मैंने बताया, इसमें हम ये भी लगा सकते हैं क्योंकि अन का न का आ और आवश्यक का आ दोनों मिलकर के अ और आ मिलकर के आ बन जाता है दीर्घ संधि के नियम से। अनावश्यक अकस्वर्णे दीर्घो,
और आ मिलकर के भी बड़ा आ बन जाता है। ये नियम है, इसलिए वहां पर अनावश्यक में ये अन भी लग सकता है, ये अन भी लग सकता है, दोनों अन लग सकते हैं। तो आवश्यक शब्द विशेषण अन उपसर्ग लग गया, नया शब्द बन गया अनावश्यक, ये भी विशेषण ही रहा। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी शब्द है, संज्ञा शब्द है जिम्मेदारी शब्द। गैर उपसर्ग अगर इसको लगा करके हम गैर जिम्मेदारी शब्द बना देते हैं तो यह भी संज्ञा शब्द के रूप में ही प्रयुक्त होता है। यह तो क्या हो गया कि व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन नहीं होता। दूसरा क्या है, कभी कभी मूल शब्द की जो व्याकरणिक कोटि है वो बिल्कुल बदल जाती है। जैसे था, था जो है वो संज्ञा शब्द है, अ उपसर्ग लगा दिया अथा बन गया, अथा बनते ही विशेषण हो गया, संज्ञा का विशेषण बन गया। ये परिवर्तन व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन हो गया। पढ़, पढ़ना क्रिया है, अन लगा दिया अनपढ़, क्रिया का विशेषण बन गया। डर, संज्ञा शब्द है, नि उपसर्ग लगा दिया निडर, विशेषण बन गया, संज्ञा का विशेषण बन गया। बन में अन उपसर्ग लगा दिया अनबन, अन जो है वो क्रिया है, अनबन बनने के बाद विशेषण बन गया। तो इस प्रकार की ये व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन हो जाता है। ये उपसर्ग हम आपको पूर्व में भी अच्छी तरह समझा चुके हैं, पूर्व कक्षाओं में भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज आपको फिर उपसर्ग के बारे में हमने विस्तृत जानकारी दी। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।